नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर और नए टॉपिक के बारे में जिसको हम बोलते हैं पुष्प। और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए किस चीज़ के बारे में हमको वर्णन करना है। तो देखिए पुष्प या पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम और पुष्पीय अक्ष, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप बात करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस प्रकार से कोई टहनी होती है या तना होता है। क्या होता है? टहनी होती है या क्या होता है? तना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पे पुष्प लगा होता है। इस तरह से कोई से भी पुष्प को आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कोई पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कोई पुष्प लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पर जो पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प अपन देखते हैं यहाँ पर इस तरह से ये पुष्प लगा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? पुष्प जिस अक्ष पे लगा होता है उसको कहा जाता है हमें मात्र अक्ष। उसको क्या कहा जाता है? मात्र अक्ष कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? पुष्पीय अक्ष, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? मात्र अक्ष या पुष्पीय अक्ष। अब यहाँ पर पुष्प जो होते हैं वो याद रखना, पुष्प अकेला पुष्प है तो उसको पुष्प कहेंगे, लेकिन एक जगह पर बहुत सारे पुष्प लगे हुए हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। तो हमारी पुष्पक्रम की परिभाषा क्या हो जाएगी? पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पीय अक्ष क्या होती है? पुष्पीय अक्ष वो होती है, जैसे मान लीजिए ये डाली है, इस डाले पे जो ये तना लगा हुआ है, ये डंठल लगा हुआ है, पुष्पवृंत लगा हुआ है। पुष्पवृंत यानी पुष्पवृंत जिस जगह से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं हम, जिस रेखा पर जुड़ा होता है, जिस टहनी पे जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं मात्र अक्ष। उसको हम क्या कहते हैं? मात्र अक्ष। अगर हम पुष्प को यहाँ से देखिए, ये हमारी आंखें हैं, तो ये पुष्प का कौन सा भाग कहलाएगा? पश्च भाग कहलाएगा। और ये पुष्प का कौन सा भाग कहलाएगा? अग्रभाग कहलाएगा। तो पुष्प के पश्च भाग की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको ही हम मात्र अक्ष या पुष्पीय अक्ष कहते हैं। तो इस पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। और यहाँ पर याद रखेंगे जो पुष्पक्रम होता है ये दो प्रकार का होता है। पुष्पक्रम जो होता है वो दो प्रकार का पुष्पक्रम होता है। एक को तो हम कहते हैं असीमाक्षी, एक को कहते हैं ससीमाक्षी। एक तो हो जाएगा असीमाक्षी और एक हो जाएगा ससीमाक्षी। ठीक है, ध्यान से समझना। असीमाक्षी हो जाएगा और हो जाएगा ससीमाक्षी। ठीक है, असीमाक्षी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर अगर अपन इंग्लिश में इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं रिसेमोस। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिसेमोस बोलते हैं, रिसाइमोस। और ससीमाक्षी को बोलते हैं हम ओनली साइमोस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो पुष्पीय अक्ष होता है ना, इस पुष्पीय अक्ष के की क्या होती है? असीमित वृद्धि होती है। इसकी क्या होती है? असीमित वृद्धि होती है। और ससीमाक्षी में क्या होता है? यहाँ पर ससीमाक्षी में सीमित वृद्धि होती है। सीमित वृद्धि होती है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो मात्र अक्ष है ये बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ बनाता हूं मैं इस जगह पर, ये जो मात्र अक्ष है बेटा ये बढ़ता जाएगा। एक पुष्प यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनली पुष्प लगते ही जाएंगे। मात्र अक्ष क्या होता है? अत्यधिक लंबा हो जाएगा बेटा, अत्यधिक लंबा। इसके विपरीत अगर आप इस चीज को देखोगे अगली इस चीज पे, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो गया? एक पुष्प क्या हो गया बेटा? मात्र अक्ष थोड़ा छोटा है, एक पुष्प यहाँ पे लग गया, एक पुष्प यहाँ पे, और फाइनली एक पुष्प यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर देखिए सीमित वृद्धि हो रही है।
जो मात्र अक्ष है उस मात्र अक्ष की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। क्लियर है बात। तो जो मात्र अक्ष है उस मात्र अक्ष की वृद्धि सीमित होती है। तो यहाँ पे हमने देखा असीमित वृद्धि होती है, सीमित वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम कुछ बात याद नहीं रखेंगे। तो असीमाक्षी में क्या होगा, असीमाक्षी में ये होगा कि ये जो यहाँ पे देखना पुराने पुष्प नीचे की ओर, पुराने पुष्प नीचे की ओर। तो ध्यान देना इधर नीचे जो बने हुए हैं ये पुराने पुष्प है और ऊपर जो बन रहे हैं ये सब नए पुष्प है। ठीक है, पुराने और नए पुष्पों का क्या होता है, समझ। पुराने पुष्प नीचे की ओर स्थित होते हैं और पुराने पुष्प जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, याद रखना। यहाँ थोड़ा सिस्टम उल्टा है। पुराना पुष्प जो होता है शीर्ष पर होता है। पुराना पुष्प जो होता है बेटा वो कहाँ पर होता है, शीर्ष पर होता है। और नई कलियां कहाँ पर होती है, नीचे की ओर। नई कलियां बोल दो नीचे की ओर। इसमें इधर उल्टा कर दो, पुराने पुष्प जो है वो नीचे की ओर होगा और नए पुष्प या कलियां, नए पुष्प या कलियां ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो इधर चित्र बनाया है ये बनाया है मैंने इधर असीमाक्षी का, इधर मैंने बनाया है ससीमाक्षी का। इनमें ही आप देख लीजिए, पुष्पक्रम के बारे में बात कर रहा हूं मैं बेटा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और ये आपके सिलेबस में इस साल रखा गया है तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट शुरू किया है। असीमाक्षी वृद्धि, ससीमाक्षी वृद्धि। और आप याद रखना पुष्पों के लगने का क्रम क्या होता है। पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं, पुष्प अग्राभिसारी। चलो इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं। पुष्प जो होते हैं अग्राभिसारी, अग्राभिसारी का मतलब होता है पुष्प का जो प्रसार होता है। अग्राभिसारी का मतलब यहाँ समझाऊं मैं आपको। अग्राभिसारी का मतलब होता है जो पुष्प लगेंगे, पुष्पों का प्रसार जो होगा वो आगे की ओर, प्रसार आगे की ओर होगा, आगे की ओर होगा। ठीक है, पुष्पों का प्रसार कहां पर होगा, आगे की तरफ होगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो पुष्प लगेंगे, जितने भी पुष्प लगेंगे वो तल में लगेंगे। पुष्पों का प्रसार, प्रसार तलाभिसारी क्रम में होगा। अर्थात आप देखो मैंने बताया असीमाक्षी ससीमाक्षी। पुष्प अक्ष यानी मात्र अक्ष जो डंठल है, जो जहाँ पे पुष्प लगा हुआ है, ये अत्यधिक लंबी हो जाएगी बेटा। अत्यधिक लंबी होके यहाँ पे बहुत सारे पुष्प लगेंगे, नीचे पुराने पुष्प, नए पुष्प ऊपर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। और यहाँ पुराने पुष्प की हम बात करते हैं, ससीमाक्षी में सीमित वृद्धि होती है, मात्र अक्ष छोटा सा होता है। यहाँ पर 3-4 पुष्प लगे होते हैं ओनली। नए पुष्प जो है याद रखना, यहाँ पर मैंने बोला कि जो नया पुष्प है, तो यहाँ पे लिखा पुराना पुष्प जो है ये ओल्ड है और ये नीचे वाला क्या है, न्यू है। और यहाँ पे क्या है, ऊपर न्यू है और नीचे क्या है, ओल्ड है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। पुष्प क्रम समझा रहा हूं मैं आपको क्योंकि आगे आपके आने वाला है ये। तो पुष्प जो होते हैं अग्राभिसारी क्रम में और पुष्प तलाभिसारी। आप देखो ना बेटा, अग्राभिसारी यानी ये ऐसे बढ़ता है और ये ऐसे बढ़ता है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता है ससीमाक्ष, असीमाक्षी ये नीचे की ओर बढ़ता है ससीमाक्षी। इसको आप याद रखिए। पुष्पों की संख्या यहाँ पे अनिश्चित होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो पुष्प होते हैं पुष्प अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित मतलब अनगिनत पुष्प आते हैं और यहाँ पे निश्चित संख्या होती है। पुष्पों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो बिल्कुल क्लियर, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको पुष्प क्रम के बारे में बताया। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि पुष्प क्रम किसको कहता है। पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पुष्प क्रम कहते हैं। और यहाँ पर ये 2 प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मात्र अक्ष क्या होता है, कि जिस डाली पर पुष्प लगता है उसके अनुदिश उसकी लंबाई को,
जैसे बेटा ये मार्कर है और यहाँ पर ये पुष्प है, तो इसके ऊपर ये इस तरह से लगा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? मात्रक्ष कहेंगे। तो ये मात्रक्ष पे पुष्प ऐसे लगा हुआ है तो लंबवत लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है तो इस तरह से, दो तीन तरह की चीजें होती है। तो हमने बात करी यहाँ पर असीमित वृद्धि होती है और सीमित वृद्धि होती है। असीमाक्षी में मात्रक्ष की कैसी होती है? असीमित वृद्धि होती है, और जबकि ससीमाक्षी में सीमित वृद्धि होती है। और याद रखना, असीमाक्षी में पुराने पुष्प नीचे की ओर लगते हैं, ये देखा, पुराने पुष्प नीचे की ओर लगते हैं, और नए पुष्प कहाँ पे लगते हैं? ऊपर की ओर लगते हैं। तो नए पुष्प व कलियां ऊपर की ओर बनते जाते हैं। और यहाँ पे उल्टा हो गया, ओल्ड फ्लावर जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, और है ना, और जो नया पुष्प होता है वो नीचे की ओर होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ऊपर बढ़ेगा और ये नीचे बढ़ेगा, यानी इसमें जो पुष्प होंगे वो ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। और नीचे की ओर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ओल्ड पुष्प नीचे। और यही बात करेंगे इधर ससीमाक्षी में सीमा सहित है, अर्थात यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो बात आप करिए, इसको समझिए। तो पुष्पों का प्रसार कैसा होगा बेटा? यहाँ तला भी सारे क्रम में पुष्प तल में लगेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पर अगला भी सारे क्रम में ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको पुष्प क्रम समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। नमस्कार विद्यार्थियों, ठीक है, चलो बात करते हैं अपन पुष्प के बारे में। तो देखिए, पुष्प में जो है, आप इसमें स्ट्रक्चर इसका देखते हो तो आपको निम्न संरचनाएं दिखाई देते हैं। पहली बात तो अगर पुष्प का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो इसमें आपको निम्न तरह की चीजें दिखाई देगी, तो उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा पुष्प में हरे कलर का भाग, ये हो गई यहाँ पे डाली। क्या हो गई? डाली। ये क्या हो जाती है बेटा? यहाँ पे टहनी। क्या होती है? टहनी। ठीक है, टहनी या डाली जो बोलो, ये इसको आप मात्र अक्ष कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मात्र अक्ष। अब यहाँ से ये जो होता है, ये भाग जिसको हम कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। इसके अलावा यहाँ पर पुष्प में जो ये फूला हुआ सा भाग होता है, इस फूले हुए भाग को नाम दे देते हैं अपन पुष्पासन। क्या कह देते हैं? पुष्पासन। ठीक है। अब यहाँ पे इससे कुछ ग्रीन कलर की और पत्तियां निकली रहती है नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से। इनकी संख्या 1 2 3 कई हो सकती है। ये हो जाती है बेटा, इसको कहते हैं बाह्य दल। अब बाह्य दल के अलावा यहां से कुछ रंगीन पंखुड़ियां निकली रहती है, इस तरह से कुछ रंगीन पंखुड़ियां निकली रहती है, संख्या में कई होती है ऐसे। ये रंगीन पंखुड़ियां निकली रहती है, इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं? दल। इसके अलावा यहां से क्या निकलती है? इस जगह से आपको पता है, इस जगह पे एक लंबी सी स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे भाग को हम, जैसे ये तो होती है वर्तिकाग्र, ये तो क्या होता है बेटा? वर्तिकाग्र। ये भाग होता है पुष्प का वर्तिकाग्र, ये भाग होता है पुष्प का वर्तिका, और ये भाग होता है पुष्प का अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर छोटी छोटी रचना मिलती है, जिसको हम कहते हैं बीजांड, जिसको हम नाम दे देते हैं बेटा बीजांड। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब यहीं से क्या निकले रहते हैं? यहीं से निकले रहते हैं इनमें ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं, इनको हम कहते हैं, ये होता है भाई यहाँ पे परागकोश, ये होता है यहाँ पे इनका जॉइंट योजी, और ये होता है बेटा पुतंतु। तो ये सब आप पहली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। इससे पहले जो भी कक्षाएं आपने ज्वाइन करी होगी, छठी पढ़ी हुई, 7वीं पढ़ी होगी, 8वीं पढ़ी होगी, 9वीं 10वीं तक पढ़ा होगा, और वहां पर आपने बेटा इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? इन तीनों को मिला के बोलते हैं बेटा स्त्री केसर। इन तीनों को मिला के बेटा कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं जायांग।
या इसी को गाइनोसियम बोल दो, है ना। ये बात करते हैं इधर परागकोश, पुतंतु, योजी, इन सब से मिलके क्या बनता है, पुमंग। और पुमंग के अंदर ये परागकोश नामक जो रचना होती है, इसमें क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ये परागकण इस पुष्प पे आकर गिरते हैं और इसको क्या करते हैं, परागित करते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। अब मैं इनके थोड़ी और जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो भाग होता है, इसको पुष्पासन के अलावा जो दल और बाह्य दल होता है, इस बाह्य दल को हम बोलते हैं कैसे, किससे डिनोट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। दल को हम प्रदर्शित करते हैं सी से, और जायांग को हम प्रदर्शित करते हैं जी से, और पुमंग को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा के सी ए जी। क्या लिखा मैंने, के सी ए जी। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है कैलिक्स, है ना। सी का मतलब होता है कोरोला, क्या होता है, कोरोला। इसको कैलिक्स कहा जाता है, इसको कोरोला कहा जाता है, इसको एंड्रोसियम कहा जाता है, इसको गाइनोसियम कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। केसीएजी, याद रखना, अगर केसीएजी किसी पुष्प में ये चारों दल उपस्थित हो, ये चारों चीजें, इनको अपन पुष्प के अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प के अंग बोलते हैं, केसीएजी। यहाँ से के और सी जो है बेटा, इनको बोलते हैं पुष्प के कौन से चक्र, सहायक चक्र। और इनको बोलते हैं बेटा जनन चक्र। इनको क्या कहते हैं, जनन चक्र। क्योंकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के माध्यम से पुष्प में क्या होता है, जनन क्रियाएं होती है, और जनन क्रिया में ये सहायक होता है, ठीक है। इसलिए इनको सहायक बोला गया। अगर मान लीजिए किसी पुष्प में ये चारों उपस्थित हो, क्या हो, अगर चारों के चारों केसीएजी सारे के सारे कौन, देखिए किसी पुष्प में पुष्पा बाह्य दल भी हो, दल भी हो, जायांग भी हो, पुमंग भी हो, ये चारों स्ट्रक्चर अगर हो, तो उस पुष्प को हम नाम दे देंगे पूर्ण पुष्प। क्या बोलेंगे, पूर्ण पुष्प बोलेंगे। अगर ये एब्सेंट है चारों में से कोई एक अनुपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। बात को आप समझिए, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। पुष्प आपने पहले भी पढ़ा है बेटा, पहले भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन अब हमको जरूरत पड़ेगी इन चारों की, के सी ए जी की हमको जरूरत पड़ेगी। हमें पुष्प के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना है, तो हमको जानकारी होना चाहिए कि पुष्प का सबसे बाहर का भाग जो होता है फूला हुआ, जिसपे पुष्प टिका होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पुष्पासन। और जिस अक्ष पर पुष्प लगा होता है, जिस टहनी पे लगा होता है, उसको बोलते हैं मात्र अक्ष। और जिसके माध्यम से जुड़ा होता है वो होता है पुष्प व्रंत। तो पुष्प में कितने भाग हो गए, पुष्प में 4 प्रमुख भाग, 5-6 प्रमुख भाग हो गए। सबसे पहला भाग पुष्प व्रंत, जिसका भाग क्या नाम से, पुष्पासन, दल, जायांग और बीजांग। अब एक बात कर रहा हूं मैं, अगर ये पुष्प व्रंत, ध्यान देना बेटा, अगर ये पुष्प व्रंत अगर किसी पुष्प में क्या हो, उपस्थित हो, क्या हो, उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहेंगे, ऐसे पुष्प को कहेंगे सव्रंती। क्या बोलेंगे, सव्रंत, ठीक है। जिस पुष्प में व्रंत ये उपस्थित हो, पुष्प व्रंत, तो उसको सव्रंती बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये डंठल एब्सेंट है, तो ऐसे पुष्प को बोलेंगे अव्रंती। क्या बोलेंगे, अव्रंती। इसको भी ऐसे लिख लो बेटा, अव्रंती पुष्प। मैं पुष्पों के प्रकार बता रहा हूं आप लोगों को, पुष्प कैसा होगा आपके काम आएगा आगे। आप आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जाओगे, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा पुष्प कैसा है, पुष्प सव्रंती है या अव्रंती है, पुष्प में क्या है। ध्यान देना, अगर पुष्प व्रंत है तो सव्रंती होगा, अगर नहीं है तो अव्रंती होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पुष्प के दो प्रकार बता दिए, अपूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प बता दिया। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप सवृंती अवृंती हो गया। अब इसके बाद कौन सा होगा? मान लीजिए बेटा, अगर किसी पुष्प में क्या उपस्थित हो, अगर किसी पुष्प में क्या हो, जायांग भी उपस्थित हो, है ना, क्या उपस्थित हो, और पुमंग भी उपस्थित हो। मतलब क्या? यदि किसी पुष्प में जायांग भी हो, पुमंग भी हो, अर्थात क्या हो, अर्थात स्त्री केसर हो, और क्या हो, स्त्री केसर हो और पुंकेसर हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? तो ऐसे पुष्प को बोलेंगे बेटा क्या? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। या फिर इसको कहेंगे उभयलिंगी। इसको क्या कहेंगे? उभयलिंगी। ये भी याद रखो आप पुष्प के बारे में, द्विलिंगी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? उभयलिंगी बोलेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये दोनों में से कोई एक हो, या तो देखो ये कट हो जाए, पुष्प कैसा हो, देखिए बेटा मैं ऐसे बना रहा हूं, इस तरह से थोड़ा समझ जाना। ये कोरोला हो गया और ये इस तरह से ऐसा पुष्प हो। क्या दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पे जायांग दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? जायांग दिख रहा है। जब जायांग दिख रहा है तो क्या कहेंगे? ये एक लिंगी हो गया। अर्थात यदि किसी पुष्प में नर जन्नांग हो या मादा जन्नांग में से कोई सा भी एक उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? ऐसे पुष्प को कहेंगे एक लिंगी। अगर दोनों ही उपस्थित हो, दोनों ही उपस्थित होना, तो क्या कहेंगे? उभयलिंगी या द्विलिंगी कहेंगे। तो बात समझ रहे हो? अगर किसी पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? हम द्विलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विलिंगी। और एक ही उपस्थित हो, या तो उसमें क्या हो, पुमंग उपस्थित हो। अब दूसरा प्रकार देखना, अगर किसी पुष्प में पुमंग उपस्थित हो, तो उसको कौन सा पुष्प बोलेंगे? उसको बोलेंगे नर पुष्प। क्या बोलेंगे? नर पुष्प। अगर उस पुष्प में केवल जायांग उपस्थित हो, तो उसको बोलेंगे मादा पुष्प। क्या बोलेंगे? मादा पुष्प। चलो और बात करते हैं आगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं और प्रकार देखते हैं पुष्प का। पुष्प का एक और प्रकार होता है बेटा, अगर हम किसी पुष्प को क्या करेंगे, जैसे ये हमारा पुष्प है, इसको बात कर लेता हूं। ये पुष्प है, इस पुष्प को हमें दो भाग करना है। एक तो ये पुष्प है और एक ये पुष्प है। देखना भी आप, एक इस तरह का पुष्प है, एक इस तरह का पुष्प है, एक इस तरह का पुष्प है। अब आपसे पूछा गया कि कौन सा पुष्प क्या है। यहां पर इसका डंठल लगा हुआ है ऐसे। अब इस पुष्प को मैं दो भाग करता हूं। देखो बेटा, इस पुष्प के मैंने एक भाग तो ऐसे किया, ऐसे कर दिए, भोंपू के जैसा पुष्प होता है ना कनेर का, इसके दो भाग कर दिए। चलो इसके दो भाग करता हूं मैं। इसका एक भाग इधर हो गया, इसका एक भाग इधर हो गया, इसका एक भाग इधर हो गया। तो क्या कहा मैंने यहां? मैंने क्या कैसे मार्ग चलाया? यहां मैंने सिर्फ इसको एक प्रकार से काटा, इसको मैंने तीन प्रकार से काटा। कितने प्रकार से काटा? और मैं जिस जिस भी प्रकार से, जिस जिस भी भाग से इसको काटूंगा ना, ये क्या हो जाए, बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यदि किसी पुष्प को एक ही काट से, किसी पुष्प को एक ही काट से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, बांट दिया जाए, काट लिख लो आप, तो काट दिया जाए, तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? तो ऐसा पुष्प कहलाएगा बेटा केवल एक व्यास सम्मित।
इसको हम कहेंगे एक व्यास सममित। ध्यान से समझना, किसी पुष्प को एक ही काट से दो बराबर भागों में बांट दे। क्या मैं इसको ऐसे काट दूं? क्या ऐसे काट दूंगा? देखो बेटा, नीचे का भाग छोटा हो गया ना, ऊपर का भाग बड़ा हो गया ना, तो क्या ये कैसा कटा? तो क्या ये बराबर कटा है? नहीं, ये बराबर नहीं कटा है। इसको हमको बराबर काटना है। इसको देखो बेटा, आप इसको आप ऐसे काटो, इसको आप ऐसे काटो, इसको आप ऐसे काटो, किसी भी प्रकार से काटो तो वो दो बराबर भागों में बट जाए तो ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? ऐसे पुष्प को कहते हैं हम क्या? त्रिज्या सममित। और ऐसे पुष्प को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अगर ये इस तरह का है तो इसको प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत से। समझ लेना, किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रतिशत। लेकिन इसकी बात करता हूं मैं, सॉरी, इसकी वाले की बात करता हूं, इस वाले की मैं बात करूं और उसमें मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। किसी भी काट से, यहां लिख सकता हूं कि किसी भी काट से, किसी भी काट से दो बराबर भागों में, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यदि किसी पुष्प को, मेरी भाषा पे ध्यान देना, यदि किसी पुष्प को किसी भी काट से, इधर से उधर से किधर से भी दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? ऐसा पुष्प कहलाएगा बेटा, उसका नाम हो जाएगा त्रिज्या सममित। उसको क्या कहेंगे? त्रिज्या सममित कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या सममित कहेंगे। और त्रिज्या सममित को किससे प्रदर्शित करते हैं? त्रिज्या सममित को प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज से करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से हमने प्रदर्शित कर दिया। देखो कितना पुष्पों का प्रकार हो गया। देखिए, अगर चारों चक्रों उपस्थित है तो पूर्ण कहलाएगा, अगर नहीं है तो अपूर्ण कहलाएगा। अगर वृंत उपस्थित है तो सवृंती कहलाएगा, नहीं है तो अवृंती कहलाएगा। अगर उसमें नर पुष्प है तो नर पुष्प कहलाएगा, मादा है तो मादा कहलाएगा, दोनों ही है तो द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहलाएगा, है ना बेटा। देखिए आगे मैं बात कर रहा हूँ। आगे आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए इस जगह पे क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने देख लिया था, पुष्प को काट लिया दो बराबर भागों में। परसेंटेज आप ध्यान रखना, ये चिन्ह ध्यान रखना। अगर पुष्प आपको लग रहा है कि एक ही भाग से हम बराबर भागों में काट सकते हैं तो एक व्यास सममित कहेंगे। दो किसी भी काट से काट देंगे, इधर से उधर से उधर से। जैसे हम क्या है, हमें अगर यहाँ से काटा जाए तो हम दो बराबर भाग बन जाएंगे हमारे। क्या इधर बीच में से काट देंगे कमर से तो दो बराबर भाग बनेंगे? क्या नहीं बनेंगे, है ना। तो देखिए आगे और बात करता हूँ बेटा मैं आपसे। आगे मैं आपसे इस पुष्प के बारे में और बात कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर पुष्प, अभी पुष्पासन के बारे में भी करेंगे। पहले हमने मुख्य मुख्य चीज़ों के बारे में बात कर ली है, ये आप समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे। और याद रखना त्रिज्या सममित का उदाहरण कौन सा है? त्रिज्या सममित का उदाहरण है सरसों। सरसों का पुष्प ऐसा होता है बेटा, ध्यान रखना। त्रिज्या सममित का उदाहरण सरसों है और एक व्यास सममित का उदाहरण है कनेर। ये उदाहरण भी याद रख लेना, सरसों और कनेर याद रखना। मटर भी हो सकता है उदाहरण इसका। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? मटर भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम बात करते हैं पुष्प के बारे में, कुछ और बात करते हैं। देखिए अगर हम क्या करते हैं, अब चक्रों की संख्या गिन के, अब पुष्प का एक और प्रकार, अगला प्रकार क्या है? अगला प्रकार है पुष्प की क्या, चक्रों के आधार पर, चक्रों के आधार पर पुष्प का प्रकार। पुष्पों का प्रकार देखिए, चक्र कौन कौन से हैं? मैंने बताया चक्र वही है, दल है, बाह्य दल है, ठीक है ना। इस प्रकार से इनके आधार पर पुष्प का प्रकार याद रखना। अगर मान लीजिए कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें चक्र समान नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको असमावेवी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? असमावेवी पुष्प कह सकते हैं। और देखना इसके बारे में हम और बात करते हैं। देखो, यदि किसी पुष्प में, यदि किसी पुष्प में
चक्रों की संख्या असमान या विषम हो तो ऐसे पुष्प को कहेंगे हम असममित। क्या कहेंगे? असममित। अगर देखिए कैसे 1 2 3 के बजाय क्या हो जाएगा, या तो क्या हो 3 हो, क्या हो 3, 2 के गुणा में होना चाहिए। किसके गुणा में होना चाहिए? 2 के गुणा में। अब देखो मैंने लिख रखा है यहाँ, ये 4 मैंने कम कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 2। मान लीजिए किसी पुष्प में अगर हम बात करते हैं जो चक्र है, उन चक्रों की संख्या किसके गुणा में होनी चाहिए? 2 के गुणा में होना चाहिए। किसके गुणा में होना चाहिए? 2 के गुणज में होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि चक्रों की संख्या, तो ऐसे पुष्प में विषम हो तो देखो, अगर हम बात करते हैं द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री की बात करेंगे। द्विबीजपत्री का मतलब ऐसा पुष्प, ऐसा पौधा जिसमें 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो देखते हैं ये चक्र जो है बेटा, इनकी संख्या बता रहा हूं मैं। अगर ये कैसे हो, 2 के गुणज में हो, इधर भी 2 इधर भी 2, यानी इसमें क्या है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पुष्पासन के चारों तरफ जो रंगीन पंखुड़ियां, ऐसे समझो जो पंखुड़ियां है ना, अगर हम पंखुड़ियों की बात करें, ये पंखुड़ियां कैसी होती है? 2 के गुणज में होती है। किसके गुणज में होती है? 2 के गुणज में होती है। अगर पंखुड़ियों की संख्या 2 है 4 है तो इनको हम क्या कहेंगे? अगर इन पंखुड़ियों की संख्या गुणा में होती है, या तो 2 होती है या फिर 4 होती है या 5 होती है, इस तरह से होती है। 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 2 से। 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा? देखिए कितनी पंखुड़ियां हो गई? 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया। 4 ही क्या हो गए इसमें? ये तो हो गया इसके बाह्य दल, सॉरी ये तो हो गया इसके दल और बाह्य दल। बाह्य दल कितने? बाह्य दल भी 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस तरह से इनकी संख्याएं होती है। तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? अगर 2 का गुणा हो तो द्वितयी बोलेंगे, 3 का गुणा हो तो त्रितयी बोलेंगे, 4 का गुणा हो तो चतुर्थयी बोलेंगे। 4 होता है नहीं, पंचतयी होता है, पंचतयी। अर्थात किसी पुष्प में क्या हो, अर्थात किसी पुष्प में जो पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियां जानते हो आप लोग, गुलाब में होती है, उनको गिनो आप। अगर वो संख्या में कितनी आती है? एक साइड में 2 और एक साइड में कितनी आती है? 2। तो वो क्या, कौन सा पुष्प होगा? द्विबीजपत्री होगा। 2 होगा, 2 का गुणा, 4 का गुणा और 5 का गुणा। 2 4 5 के गुणा में हो, जैसे ये पंखुड़ियां, ये 2 और 2, 2 और 2, नीचे भी 2 और 2 में एक ही बनाया। इधर देखिए ये इस तरह से ये गुणा में होती है। तो इस गुणन में हो तो आपको इतना याद रखना है, इनको गिन लेना आप पंखुड़ियों को। गिनोगे 2 + 2 कितने में? 2 + 2 तो द्वितयी है ना, इस तरह से याद रखना आप लोग। और 4 + 4 में होगी तो चतुर्थयी होगा, 5 में होगा तो पंचतयी होगा। यानी पंखुड़ियों की संख्या आप 2 से गुणा कर दो, 5 दूना 10, 10 पंखुड़ियां होगी, 2 दूना 4 पंखुड़ियां होगी, 6 पंखुड़ियां, सॉरी 8 पंखुड़ियां होगी। तो 4 पंखुड़ी, 8 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी, कितनी पंखुड़ियां? ऐसे समझो 4 8 और 10 इनकी संख्या है, सम संख्या में है। तो ऐसा कौन होगा? ऐसा होगा हमारा कौन? द्विबीजपत्री। अगर संख्या विषम आ जाती है, किसका गुण जाती है? 3 का गुण जाती है। तो जैसे 2, ध्यान देना कैसे आएगी, जैसे पंखुड़ियां 2 है, इस साइड में 2 है तो इसको 3 से गुणा करो, 2 इंटू 3 बराबर कितनी आई? 6। तो यहाँ पर कितनी पंखुड़ियां होनी चाहिए? 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे। तो बोलो विषम हो गया ना। तो ऐसा कौन सा होगा? किसमें होगा? एक बीजपत्री में। किसमें होगा ऐसा? एक बीजपत्री में होगा। ऐसा कौन से पादप में होगा? एक बीजपत्री में होगा। अगर यहाँ पे चक्रों की संख्या 3 के गुणज में हो, 3 से गुणा करने पर 3 दूना 6, 4 तिये 12, 5 तिये 15 ऐसे हो तो ये एक बीजपत्री होगा। देखो पहचान सकते हो पुष्प को देख कर कि पौधा कैसा है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर 3 के गुणज में हो तो त्रितयी बोलेंगे, 4 के गुणज में हो तो चतुर्थयी बोलेंगे, 5 के गुणज में हो तो पंचतयी बोलेंगे और 2 के गुणज में हो तो द्वितयी बोलेंगे।
इस तरह से क्या होगा, ये पुष्पों के चक्रों की संख्या के आधार पर भी पुष्प का प्रकार हो जाएगा। दो दो है तो दो द्वितीय, तीन है तो तृतीय। तृतीय उदाहरण किसका है, एक बीजपत्री का। तीन पंखुड़े एक साइड पे, तीन पंखुड़े एक साइड पे, यानी 6 पंखुड़े जिसमें आपको दिख जाए वो कौन सा पुष्प होगा, 6 पंखुड़े वाला होगा एक बीजपत्री। और 3 तिया 9, 9 पंखुड़िया वाला कौन सा होगा, एक बीजपत्री। और देखिए 2 यानी 4 पंखुड़िया वाला द्विबीजपत्री, 8 पंखुड़िया वाला भी द्विबीजपत्री, और 12 पंखुड़िया वाला भी कौन सा, द्विबीजपत्री। तो पंखुड़ी में बोल रहा हूँ, पंखुड़ी नहीं होती है वैसे, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये होते हैं बाह्य दल, और ये होते हैं दल, और नीचे वाले बाह्य। ये दिखा रखा है मैंने, ये क्या है यहाँ पे, दल, और नीचे हरे कलर से बना रखी है, ये क्या है, बाह्य दल। इनकी संख्या अगर कैसी हो, इनकी संख्या अगर 2 से गुणा कर लो आप, 3 दूना 6 आए तो ये एक बीजपत्री है। इनको आप 2 से गुणा करो, 4 आएगा तो 4 मतलब द्विबीजपत्री। तो इस तरह से आप पुष्प के बारे में इन सामान्य जानकारी आप प्राप्त करोगे बेटा। तो ये मैंने पुष्प के बारे में आपको सामान्य जानकारी दी है भाई, ठीक है। इसके बाद में अगली जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए